जनरल वन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के अगले एक दशक के टाइमलाइन के बारे में। हम ये जानेंगे कि आखिरकार वो भारतीय वायुसेना जिसको पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट 1960 के दशक में ही मिल गया था, वो 2023 तक क्यों इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को पाने में स्ट्रगल कर रही है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में लगे थे, तो क्यों भारत की सरकार इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट पे ज्यादा दीवानी थी। उन्होंने कभी क्यों भारत में इंडिजिनस इकोसिस्टम को बढ़ाने पर नहीं सोचा। इस विषय को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इस समय एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है, और यह बदलाव इसे इंपोर्ट हैवी एयरफोर्स से सेल्फ रिलायंट एयरफोर्स में बदलेगा। निसंदेह हम सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो इंपोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट है इन पे डिपेंडेंट रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा कभी जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ये बनाए जाने के प्रयास नहीं किए गए या फिर भारत ने इसमें सफलता नहीं प्राप्त की। शायद आपको ना पता हो, लेकिन हम आपको बता दें कि 1960 के दशक में अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली बात करें तो 17 जून 1961 को भारतीय वायुसेना का जो HF-24 मारुत है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था, इसने अपनी पहली उड़ान को पूरा किया था। और 1 अप्रैल 1967 को जो पहला प्रोडक्शन मारुत एयरक्राफ्ट था, यह भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया गया था। और आज तकरीबन 57 वर्षों के बाद भी भारतीय वायुसेना के सर्विस में हमें सिर्फ एक ही इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो अभी वो भी काफी कम संख्या में ऑपरेट किए जा रहे हैं। हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर हम जब टू फ्रंट वॉर की बात करेंगे तो हमारे लिए जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसके लिए वो 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए, क्योंकि चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को भी फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा इन्वेंट्री की बात करें तो हमें अलग अलग प्रकार के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि डिफरेंट ओरिजिन के हैं, ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारतीय वायुसेना में हमें सुखोई 30 MKI देखने को मिलता है, MiG-21 देखने को मिलते हैं, MiG-29 देखने को मिलते हैं जो कि रशियन प्लेटफॉर्म है, जबकि राफेल और मिराज देखने को मिलते हैं जो कि फ्रेंच ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, और एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन के जैगुआर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में गलत क्या था, क्योंकि भारत वो देश है जो कि 57 वर्ष पहले ही जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को इनका डिजाइन, डेवलप और डिलीवर करने में सक्षम था। तो आज भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फॉरेन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट है, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आज से तकरीबन एक दशक बाद भारतीय वायुसेना की स्थिति कैसे रहेगी। क्या वाकई जो सेल्फ रिलायंस का गोल है ये पूरा हो पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सब वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर किया करिए, और अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। दोस्तों, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे कि भारत क्यों अभी तक जो फॉरेन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट है इन पे डिपेंडेंट रही। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लीडरशिप का विजन, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री को सीरियसली लिया ही नहीं, और उनके लिए जो इंपोर्ट का ऑप्शन था वो निसंदेह काफी आसान था। और इसी चीज ने भारत सरकार को इतना अंधा बना दिया कि लंबे समय तक भारत का एविएशन सेक्टर अंधेरे में रहा, उस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि एक समय पर भारत की इंपोर्ट लॉबी इतनी ज्यादा हावी थी कि कोई भी अगर इंडिजिनस प्रोग्राम शुरू करने की बात भी की जाती थी तो तुरंत उसको दबा दिया जाता था, या जो आगे का प्रोसेस है वो बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। और यही कारण है कि वो भारत जिसने 1960 के दशक में ही मारुत जैसे एयरक्राफ्ट को बना लिया था, वो आज 2023 आ गया है, लेकिन एक परफेक्ट जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे ही विकसित कर पाया है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर मारुत के बाद ये कदम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते तो आज हमारे पास जो इंपोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी संख्या कम होती और इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास बहुत ज्यादा होते। और एक परसेप्शन ये भी है कि कुछ लोग ये मानते थे कि अगर विदेशी माल है तो अच्छा ही होगा, और उन्होंने कभी भी अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर उतना ज्यादा विश्वास भी नहीं दिखाया। सही मायने में बात की जाए तो पिछले 4 से 5 वर्षों में भी जो कोई स्पष्ट विजन था ये ना तो हमें इंडियन एयरफोर्स के पास दिखता था और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास था। लेकिन वो तो शुक्र हो बीच में लिए गए कुछ रेवोल्यूशनरी जो डिसीजंस हैं उनका, जिसके चलते अब ये क्लियर है कि भारतीय वायुसेना एक कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट जो एयरफोर्स है ये बनने जा रही है।
क्योंकि हाल ही में हमने तेजस मार्क 2 को फंड्स अप्रूव होते देखे, एमका को फंड्स अप्रूव होते देखे, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड की मंजूरी मिली। इसके अलावा तेजस के ऑर्डर प्लेस किए गए, जो कि इस चीज का प्रमाण है कि अब भारत में जो ये प्रोजेक्ट हैं इनको गंभीरता से लिया जा रहा है और एनालिस्ट ये मानते हैं कि इसके जो आगामी परिणाम होने वाले हैं वो इतने बेहतरीन होंगे कि उसकी हमने कल्पना तक नहीं की होगी। और इसके लिए निस्संदेह मौजूदा सरकार की तारीफ भी डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा की जाती है कि जो यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिया गया, ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना का कायाकल्प करेगा बल्कि आने वाले भविष्य में जो हमारी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता है इसमें ये एक बहुत बड़ी राहत का काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स की डील को देखा, उसके बाद 30 नवंबर को एडिशनल 97 जेट्स की डील को देखा और फिर जो 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी को लेकर के भी हमने बातचीत देखी। तो इनसे निस्संदेह भारतीय वायुसेना की जो ताकत है ये कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो बिल्ड कैपेसिटी है ये 8 LCA एयरक्राफ्ट पर ईयर की है, लेकिन इसे 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बढ़ाए जाने पर बात की जा रही है और उसके बाद ये 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बढ़ाई जाएगी। वहीं 30 नवंबर 2023 को, जैसा कि हमने कहा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जो एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर को मंजूरी मिली है, इससे जो कैपेबिलिटी बूस्ट है ये भी और बड़ा मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 की, तो हम सब जानते हैं कि इसका रोल आउट हमें अगले वर्ष देखने को मिलेगा और 1 सितंबर 2022 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो फंडिंग है वो अप्रूव कर दी है, जिसके बाद इसका जो असेंबली वर्क है ये शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जो फ्लाइट टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, वो चलती रहेगी। इसमें हमें अमेरिका के F414 इंजन देखने को मिलने वाले हैं और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसके 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे ताकि जो टेस्टिंग प्रोसेस है इसको आसान किया जा सके। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तकरीबन भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 2 की 6 से 7 स्क्वाड्रन हमें देखने को मिलने वाली हैं, जो कि आने वाले भविष्य में बढ़ती रहेंगी। इन सब के अलावा जो एमका है इसकी 7 स्क्वाड्रन हमें देखने को मिलने वाली है, जिससे कि भारतीय वायुसेना की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ेगी। और इनके बारे में ऑलरेडी हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि 7 स्क्वाड्रन में कौन कौन से वेरिएंट देखने को मिलेंगे, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आप एमका के बारे में सब कुछ जान सकें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है इसको मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर दूर हुई है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 2045 से 2050 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। और इसके अलावा भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडिशनल जो 12 एडवांस सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी खरीद को भी मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये आने वाले भविष्य में साइन भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि सुखोई 30 MKI, एमका और तेजस मार्क 2 जैसे जो एयरक्राफ्ट है कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।